नमस्कार मित्रों, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम श्रृंखला चल रही है गंगा घाटी की आवाज और इसे आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच के लोग। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच कई सारे स्वैच्छिक संगठनों का एक सामूहिक मंच है, एक साझा मंच है जो कि प्रशासन के साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन काम इस लॉकडाउन के दौरान कर रहे हैं। 6,000 से ज्यादा बच्चों को, प्रवासियों को अभी तक वो पहाड़ ला चुके हैं। दोस्तों, इसी क्रम में 2 ब्लाइंड बच्चों को भी उन्होंने रेस्क्यू किया है। गुजरात में ये दोनों बच्चे एक खिलौनों की फैक्ट्री में काम करते थे, पूरी तरह से ब्लाइंड थे। दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो सोच समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को भी अवसाद में जाना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में ब्लाइंड बच्चों पर क्या गुजर रही होगी, ये एक बहुत बड़ा सोचने का सवाल है। एक बच्चा डीडीहाट का इसमें था, एक उत्तरकाशी का था। तो इन दोनों ही बच्चों को किस तरह से उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच के लोग उनके घरों तक लाए, इसकी कहानी आज बता रहे हैं कमलेश गुरुरानी। कमलेश गुरुरानी उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच के संरक्षक हैं और रिलायंस फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं उत्तरकाशी में। तो आइए सुनते हैं कमलेश गुरुरानी को इस पूरी कथा के साथ में। नमस्कार, रेडियो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मैं कमलेश गुरानी हूँ, रिलायंस फाउंडेशन में काम करता हूँ। और हम लोग अभी कई साथी संगठन मिलकर और साथ में कई वॉलंटियर मिलकर उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच के माध्यम से कार्य कर रहे थे। और इस कार्य के दौरान अनेक प्रकार के कार्य किए, जिसमें से एक छोटा सा कार्य है जिसमें हम लोगों ने कुछ दिव्यांग बच्चों को जो गुजरात के वलसाड ज़िले के उमर गांव में फंसे हुए थे, उनको निकाला। और इस निकालने की प्रक्रिया में कई तरीके के अनुभव हुए, जिन अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 13 मई को आपदा प्रबंधन जनमंच के व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें एक सूचना मिलती है, जिसमें ये बताया जाता है कि बड़कोट का, उत्तरकाशी के बड़कोट का एक बच्चा जिसका नाम रोहित राणा है, वलसाड में फंसा हुआ है। और उसके हॉस्टल का इंचार्ज उसको वापस भेजने के लिए, उत्तराखंड वापस भेजने के लिए 12,000 रुपये की मांग कर रहा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि कोशिश करते हैं। वैसे तो ये कोशिश करना एक असंभव सा प्रयास दिख रहा था कि ये कोशिश सफल भी होगी या नहीं होगी। लेकिन फिर मैंने कहा, मेरे मन ने कहा कि करके एक बार देखते हैं। और मैंने द्वारिका सेमवाल जो हमारे साथी हैं उनको फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा कि यार मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग तब तक थोड़ा सा धैर्य बनाइए। और इस प्रक्रिया में मैंने हमारे एक साथी जो आपदा प्रबंधन जनमंच की हेल्पलाइन से ई रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे और जो उस समय गुजरात के ही बारामती में थे, उन जयेंद्र जिनका नाम था, उनको मैंने कांटेक्ट किया। और जयेंद्र से मैंने बोला कि उस बच्चे का, रोहित राणा का, सबसे पहले ई रजिस्ट्रेशन कर दिया। और इसी बीच में मैंने अपने एक साथी जो बड़ोदरा में रहते हैं और पहले हम लोग साथ काम करते थे, नवीन शुक्ला को फ़ोन किया और नवीन शुक्ला को सारी वस्तु स्थिति की जानकारी दी। साथ ही मैंने उनको इस वस्तु स्थिति की जानकारी देने के बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि कोई वो कांटेक्ट ढूंढें वलसाड का, ताकि हम लोग इस प्रक्रिया को थोड़ा और मजबूत करके उन बच्चों को लाने में सफल हो सकें। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रक्रिया में काम करता हूँ। और इस बीच में मैंने रोहित राणा को फ़ोन किया। तब रोहित राणा से मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि रोहित वहाँ पे अकेले नहीं है। रोहित के साथ एक सुनील मेहता करके एक लड़का, जो पिथौरागढ़ के डीडीहाट का रहने वाला है, वो भी वहाँ पे फंसा हुआ है। इसके अलावा अन्य 4 राज्यों के बच्चे, 4 राज्यों में एक तो गुजराती है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के बच्चे भी वहाँ पे 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद से फंसे हुए हैं। अब हमारे लिए प्रक्रिया थोड़ा सा और जटिल हो गई कि इतने बच्चे हैं और अब निकालना है, तो फिर सबों को निकालने की प्रक्रिया में हमें काम करने की आवश्यकता है। इस बीच में जयेंद्र जो हमारे साथी हैं, वो ई रजिस्ट्रेशन करके मुझे उसकी डिटेल भेजते हैं और कहते हैं कि उनका 2 बच्चों का, सुनील का और रोहित का, ई रजिस्ट्रेशन हो गया है। 2 दिन बाद हम लोगों को एक नंबर मिलता है। 14 तारीख के आसपास हम लोगों को एक नंबर मिलता है, जो नंबर है अहमदाबाद की रेलवे हेल्पलाइन का। उस हेल्पलाइन में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, मैं, द्वारिका, नवीन, तीनों उसमें बात कर रहे होते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अहमदाबाद से या सूरत से ट्रेन कब आएंगी। और हम जब बात कर रहे हैं तो वो जो महिला उस हेल्पलाइन में बैठी है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो जवाब देने में अपने को असमर्थ महसूस कर रही है
और 2 दिन बाद जब मैं फिर उससे बात करता हूँ तो महिला मेरे से कहती हैं कि आप अब मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं करेंगे, और वो गुस्से में फ़ोन पटक देती है। और द्वारिका और नवीन का तो वो फ़ोन ही उठाना बंद कर देती है, और उसके बाद उसने हम में से किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि वो देख रही थी कि पिछले 3 दिनों से हम लगातार उसको फ़ोन कर रहे हैं। थोड़ा सा मायूसी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन शायद गुस्सा उस समय करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे टास्क में लगे हुए हैं जिस टास्क में उन बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो आंख नहीं देख सकते, पार्शियली ब्लाइंड हैं, उनको निकालना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है। इस बीच में एक अच्छी खबर आती है, हमारे साथी नवीन ने वलसाड के एमपी से किसी तरीके से कनेक्शन बैठाया और उनसे इस पूरे मुद्दे को लेकर बात करी। एक दिन सवेरे नवीन का मुझे फ़ोन आता है कि हम लोग आपस में बात कर लेते हैं और हम लोग एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। तो मैं, नवीन और वलसाड के एमपी, और साथ में हम लोग रोहित राणा को उसमें एसोसिएट करते हैं उस कॉल के साथ, और उस कॉल में हम लोग एमपी साहब को सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं, कितने स्टेट के बच्चे हैं, कैसे कैसे फंसे हैं, कितनी तारीख से फंसे हुए हैं, और उनकी किस तरीके की स्थिति है। एमपी साहब आश्वासन देते हैं वो ज़रूर इस मामले में कुछ करेंगे, आप उनको चारों स्टेट के बच्चों की लिस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए, वो कितने बच्चे फंसे हुए हैं। फाइनली हम लोग नवीन वहाँ पे से बड़ोदरा में ही बैठ के उन बच्चों का एक पीडीएफ बनाते हैं अपने कंप्यूटर में, और वो बच्चों की लिस्ट जो है एमपी महोदय को भेज देते हैं। और इस बीच में हम लोग एमपी महोदय के साथ हमारे साथी नवीन लगातार कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। इधर हम लोग के कुछ साथी उनके घर में भी बात करके उनको ये दिलासा दे रहे हैं कि बच्चे लौट आएंगे, आप इस बारे में चिंता मत करिए। और इधर हम लोग लगातार एमपी साहब से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और सुनील और रोहित से लगातार बात कर रहे हैं कि वो धैर्य बना के रखें। कई बार सुनील से जब मैं दिन में बात करता था तो सुनील और रोहित से बात करता था तो रोहित कई बार मेरे से कहता था कि भैया आप मुझे लेने आएंगे, यहाँ लेने आएंगे। लेकिन मैं भी जानता था कि मेरी वो बाध्यता है कि वो संभव नहीं है, और लेकिन मैं उसे दिलासा देते रहा, और यही दिलासा काम आई। और 17 तारीख को सवेरे सवेरे जब मैं बिस्तर से उठ रहा था तो अचानक मेरा कॉल ब्लिंक हुआ, तो मैंने देखा नवीन का फ़ोन आया। नवीन ने मुझसे कहा कि सवेरे 5 बजे के आसपास रोहित और सुनील को पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले गई है। उम्मीद थोड़ा बढ़ गई, उम्मीद बढ़ गई कि मेडिकल चेकअप के लिए ले गए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, शायद बच्चों को घर भेजा जाना है, इसीलिए उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले गई है। मैं तुरंत रोहित को फ़ोन करता हूँ और रोहित से कहता हूँ कि भाई मुझे ये लगता है कि या तो तुम्हें अहमदाबाद भेजेंगे या सूरत भेजेंगे, जो नज़दीकी स्टेशन तुम्हारा सूरत है वहाँ भेजेंगे, और पक्का आज कोई ना कोई ट्रेन होगी, तुम अपने लिए रास्ते के लिए खाने और पानी वगैरह का इंतज़ाम करके रखना। वो कहता है कि ठीक है मैं वो रख लूँगा, और मैंने कहा जैसे तुम यहाँ से निकलोगे वलसाड से, तुम मुझे इन्फॉर्म करना, और सूरत पहुँच के भी मुझे इन्फॉर्म करना। इस बीच में मैं अपने एक साथी जो हल्द्वानी में कार्यरत हैं सूचना विभाग में, गोविंद सिंह बेस्ट, में उनसे बातचीत करता हूँ, और गोविंद से पूछता हूँ कि सूरत से कोई ट्रेन आ रही है, तो वो बताते हैं कि 17 तारीख को आज 4:30 बजे सूरत से एक ट्रेन चलने वाली है जो 18 तारीख को लाल कुआं पहुँचेगी। और इसी बीच में मैं जब टीवी भी खोलता हूँ तो टेलीविज़न में भी ये न्यूज़ चल रही होती है कि सूरत से आज एक ट्रेन प्रवासियों को लेके आएगी। उम्मीद बढ़ जाती है कि अब वो बच्चे सकुशल वहाँ से वापस आ जाएंगे। शाम के 3:30 बजे के आसपास सुनील मुझे फ़ोन करता है, और सुनील मुझे बताता है कि हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। अब मेरे लिए ये संकट है कि मैंने उनको देखा नहीं है, तो मैं उनको पहचानूंगा कैसे अगर कहीं पे मदद की आवश्यकता होगी, या मैं किसी से अगर मदद मांगूंगा तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं, किधर हैं, किस बोगी में बैठे हुए हैं, इनका टिकट वगैरह क्या है, या इनकी शक्ल कैसे दिखती है। तो मैं उनके एक सहयात्री से उन दोनों बच्चों की फ़ोटो मांगता हूँ, व्हाट्सएप करवाता हूँ अपने को, और साथ में उनका टिकट भी। और इधर ये टिकट और ये फ़ोटो मैं अपने दोस्त गोविंद बिस्ट को भी भेज देता हूँ कि यार अगर ये लाल कुआं पहुँचेंगे तो लाल कुआं में तो इनको थोड़ा सा मदद कर देना। 18 तारीख को दिन के लगभग 12-1 बजे के आसपास ट्रेन लाल कुआं पहुँचती है, और मैं इस बीच में उनसे लगातार बातचीत कर रहा हूँ। और जब वो लाल कुआं पहुँचती है ट्रेन, तो मैं गोविंद को अपडेट करता हूँ कि ट्रेन लाल कुआं पहुँच गई। और गोविंद की ड्यूटी भी लाल कुआं स्टेशन में ही है। गोविंद थोड़ी देर में मुझे अपडेट करते हैं कि दोनों बच्चों को उनके गंतव्य को जाने वाली बसों में बैठा दिया है।
एक बच्चे को पिथौरागढ़ वाली बस में बैठा दिया है और दूसरे बच्चे को ऋषिकेश वाली बस में बैठाया है। वो ऋषिकेश होते हुए उत्तरकाशी को आएंगे। रात को मुझे बनबसा से फ़ोन आता है सुनील का। सुनील ये कहता है कि वो बनबसा में उनको रोक दिया गया है, वो पिथौरागढ़ नहीं जा पाए हैं। बस जो आई थी उसने बनबसा में उतार दिया है और उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। मैं अपने एक दोस्त राकेश देवलाल जो पिथौरागढ़ में रहते हैं उनको फ़ोन करता हूँ और राकेश से कहता हूँ कि यार उनके खाने के लिए कुछ इंतज़ाम करवा दे। तो राकेश अपने जो मित्र हैं जो आपदा प्रबंधन में काम करते हैं उनको फ़ोन करके उनके लिए 30 पैकेट, जो 30 यात्री हैं उनके लिए 30 पैकेट खाने के भिजवाते हैं। लेकिन हालांकि कई लोगों ने अपने पैसों से तब तक खाना खा लिया है स्टेशन में। और इधर जो रोहित है, रोहित ऋषिकेश की तरफ चल पड़े हैं। और अगले दिन 19 तारीख की सवेरे मुझको रोहित का फ़ोन आता है कि मैं ऋषिकेश पहुंच गया हूं। तो वो ऋषिकेश पहुंच गए हैं और उनको ये पता नहीं है कि रोहित को ये पता नहीं है कि वो कहाँ पर है और उनको कोई मदद नहीं कर रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अपने आसपास पूछिए कि ये कौन सी जगह है। तो वो मुझे बताते हैं कि ये एक स्कूल है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, वो एक स्कूल का नाम बताते हैं और मैं कहता हूँ ठीक है, आप यहाँ पे रहिए, मैं आपको कुछ मदद करता हूँ। इस बीच में मेरे एक साथी हैं जो हरिद्वार में हैं, राजेंद्र सिंह बिस्ट। मैं राजेंद्र को फ़ोन करता हूँ और राजेंद्र से ये पूछता हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि ऋषिकेश में इस समय थानेदार कौन है। तो वो ये बताते हैं कि ऋषिकेश में थानेदार हमारे एक दोस्त हैं राजेश, उनके छोटे भाई हैं। तो मैं कहता हूँ उनका नंबर दे दो और उनका नंबर लेके मैं फ़ोन करता हूँ। तो फ़ोन रितेश ना उठा के वहाँ के सब इंस्पेक्टर उठाते हैं। मैं उनको अपना परिचय देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, एक बच्चा जिसको ऋषिकेश से उत्तरकाशी आना है वो वहाँ पे है और उसे पता नहीं है कि उसे कैसे आना है, क्योंकि वो ब्लाइंड है, पार्शियली ब्लाइंड है, तो उसे कोई मदद नहीं कर रहा है। वो बोलते हैं वो किस जगह पे है। तो मैं उस स्कूल का नाम बताता हूँ और सौभाग्य से वो सब इंस्पेक्टर जो हैं उनकी भी ड्यूटी उसी स्कूल में है। तो अनाउंस करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो बच्चा कौन है और उसके पास जाके उससे कहते हैं जब भी बस यहाँ पे से उत्तरकाशी की तरफ जाएगी मैं आपको मदद कर दूंगा। 1 घंटे बाद मैं पुनः फ़ोन करता हूँ तो तब दूसरे सब इंस्पेक्टर फ़ोन उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि जो बच्चे के लिए आपने बोला था उनको बस में बैठा के हम लोगों ने उत्तरकाशी की तरफ रवाना कर दिया है। इधर ये उत्तरकाशी की तरफ चले हैं। उधर दूसरे दिन 19 तारीख को ही जो सुनील हैं, सुनील बनबसा से पिथौरागढ़ की तरफ चले और लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं और वहाँ से मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं कि वो पिथौरागढ़ तो पहुंच गए लेकिन उन्हें अब ये पता नहीं चल रहा है वो कहाँ पे हैं। मैं उनसे कहता हूँ अपने आसपास मेरी किसी से बात कराओ। तो आसपास आवाज़ लगा के किसी को बुलाते हैं तो एक सज्जन आते हैं। मैं उन सज्जन से कहता हूँ कि आप इनको मदद कर दीजिए क्योंकि ये आँख नहीं देख पाते हैं। तो और आप इनको, ये कहाँ पे खड़े हैं, तो वो बताते हैं कि एंचौली की जो पुलिस चौकी है उसके पास खड़े हैं। तो मैं कहता हूँ कि इनको पुलिस चौकी में ले जाके इनकी मेडिकल जांच, जो भी जांच होनी है वो करवा दीजिए और फिर इनको जहाँ पे से गाड़ी डीडी हाट के लिए जा रही होगी वहाँ से बैठा दीजिएगा। तो वो सज्जन कहते हैं मैं खुद ही पुलिस में हूँ, पुलिस वाला ही हूँ, मैं इनको इनकी जांच करवा देता हूँ और मैं इनको इनकी जहाँ से गाड़ी होगी वहाँ से बैठा दूँगा। इस बीच में मैं अपने दोस्त राकेश जो पिथौरागढ़ में, उनको भी ये बात कन्वे कर देता हूँ कि सुनील जो है वो पिथौरागढ़ पहुँच गए हैं, तो उनके आगे की यात्रा को सुलभ बनाने के लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लीजिए। खैर इधर रोहित ऋषिकेश से चल दिए हैं और ऋषिकेश से चल के रोहित भी 5-5:30 बजे के आसपास चिनियालीसौड़ पहुँचते हैं। इस बीच में मैं चिनियालीसौड़ में जो उत्तरकाशी के आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं देवेंद्र पटवाल, उनसे कहता हूँ कि रोहित की जो भी आवश्यक मेडिकल जांच है उसके बाद इनका ये इंतज़ाम कर दीजिए कि अपने गांव के क्वारंटाइन सेंटर जो बड़कोट के आसपास मझगांव है वहाँ पहुँच सके। तो वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, उनको ये बात बता दी जाती है और शाम को रोहित को वहाँ से रोहित को और अन्य साथ जो यात्री हैं उनको बैठा के जो बड़कोट की तरफ गाड़ी जा रही है उसमें बैठा दिया जाता है। और रात 10 बजे के आसपास, 10-10:30 बजे के आसपास ये सूचना आती है कि रोहित 19 तारीख के शाम को अपने ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में क्वारंटाइन हो गए हैं। अगले दिन 20 तारीख को मेरे दोस्त राकेश पिथौरागढ़ से मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं कि 19 तारीख की शाम को जो सुनील हैं वो भी डीडी हाट में जो उनका गांव है उसके पंचायत घर में उन्हें क्वारंटाइन करा दिया गया है और वो भी सकुशल पहुंच गए हैं। ये जो पूरी यात्रा 2 बच्चों को गुजरात से, वलसाड से निकालने से शुरू हुई थी,
15 दिन बाद हमें ये पता चलता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो हम लोग लगे थे उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ जो 36 बच्चे और फंसे हुए थे अन्य राज्यों के और गुजरात के, वो भी वहाँ से निकल गए, क्योंकि मेरे साथी और हम लोग आपस में लगातार, नवीन शुक्ला, हम लोग आपस में लगातार ये बात कर रहे थे कि उन बच्चों का क्या हो रहा है। तो जिस दिन लास्ट बैच 3 बच्चों का झारखंड का निकल रहा था, तो उन्होंने स्टेशन से नवीन को अपनी फ़ोटो भेजी, तीनों बच्चों ने अपनी फ़ोटो भेजी और ये कहा कि भैया अब हम भी अपने घर वापस जा रहे हैं। और उन्होंने बड़ा आभार जताया कि आप लोगों की वजह से हम पिछले 2 महीने से फंसे हुए थे, हम निकल पाए। मैंने इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी बातों को समझने की कोशिश करी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में मैं असल में ट्रेनिंग देता हूँ, आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग भी देता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, कई ट्रेनिंग में लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है। तो मैंने 3 प्रिंसिपल्स को हर हमेशा ध्यान में रखते हुए काम किया। मेरे ट्रेनर ने मुझे यही सिखाया था कि एक तो किसी की भी अगर मदद करो तो उसके आत्मसम्मान को हर हमेशा बरकरार रख के मदद करिए, उसके आत्मसम्मान को किसी भी प्रकार से ठेस ना पहुँचे। दूसरा, मैंने इस पूरी प्रक्रिया में ये सीखा था कि जो आपदा में ग्रसित आदमी है उसका अधिकार है मदद लेने का। हम अपनी मर्जी से उसके पास उसकी मदद करने जाते हैं तो उसका अधिकार है, इसलिए उसके अधिकार को बने रहने दीजिए और आप उसको अपने कर्तव्य समझ के उसको मदद पहुंचाइए। तीसरा, जो भी आपदा में फंसा हुआ आदमी है उसको सुरक्षा का भी पूरा अधिकार है, इसलिए अगर किसी की मदद करनी है तो उसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ में इस प्रक्रिया ने, इन सिद्धांतों के आधार पर मैं कुछ और निष्कर्ष पे पहुंचा कि आपदा में बहुत ज़रूरी है ससमय मदद और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, अच्छा संवाद, और एक अंतिम चीज़, बेहतर तालमेल। क्योंकि ये जो हम काम कर पाए ये एक बेहतर तालमेल और अच्छे संवाद का नतीजा है, अन्यथा ये काम नहीं हो पाता। और हमारे जो अपने पर्सनल कांटेक्ट थे, जिन्होंने मदद करी, जिन्होंने इन सारी प्रक्रियाओं को करने में हम लोगों को सहजता और सुलभ बनाया, सहजता और सुलभता से हमको इस काम को करने में मदद करी, वो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। MP वलसाड को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सारी राजनीतिक, मतलब जो भी होती हैं, मतलब उनके लिए कोई ये राजनीति का मसला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे जो इस कार्य को करने में हमारी मदद करी, उसके लिए मैं वास्तव में उनका बहुत दिल से आभारी हूँ। दोस्तों का तो आभार व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, दोस्त तो होते ही इसलिए हैं, मदद करने के लिए होते हैं, लेकिन सच में वो दोस्त ही होते हैं जो समय पे काम आते हैं। और इन मेरे जितने भी दोस्तों ने इस सारे काम में मेरी मदद करी, उनको तो हर हमेशा ही धन्यवाद है इस सारी प्रक्रियाओं में, और वो तो हर हमेशा मदद ही करते रहते हैं। और शायद ये आपदाएं हमें सिखाएंगी, और कई बार ये क्षण भावुक हो जाते हैं, बड़े भावुक क्षण होते हैं जब वो बच्चे फ़ोन करके आपसे ये कहते हैं कि भैया आप हमें लेने आओगे, तो शायद ये बड़ा एक भावुक क्षण होता है, लेकिन यही हम सीखते हैं और यही तो हम पढ़ाते हैं और यही तो हमें सिखाया गया है कि बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी को ये समझे कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, उसको कैसे उसे जाना है, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, सिर्फ एक ही दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है, वो है मानवतावादी दृष्टिकोण। इसके अलावा कोई विमर्श नहीं होना चाहिए शायद ऐसी आपदाओं पे। सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई धर्म संप्रदाय नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि हम मानव हैं और हमें मानव समझ के दूसरे मानव की मदद करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच की ये पहल, ये तरीका, हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल भी है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, रेडियो में जिसकी पहुंच केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन दूर दराज पहाड़ों तक, देश के कोने कोने तक हमारे रेडियो को सुनने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक, और फिर उसी सभा के रिपीटेशन के साथ रात 11 बजे तक हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।